हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स ओवरव्यू। जी हाँ, फर्स्ट पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 का ओवरव्यू दिया था। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया रहेगा। लेकिन यार सब्सक्राइब करने में कंजूसी बड़ी कर रहे हो, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सबसे पहले सब्सक्राइब करो अभी के अभी प्लीज़। सो आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड चैप्टर है उसका भी ओवरव्यू लेके आया हूँ। So without wasting your time and my times, let's start with chapter number 2, money economics का overview. Okay students, तो कुछ इस प्रकार से चैप्टर 1 का शुरू होता है पैसा, ठीक है? अब पैसा मतलब क्या कि पैसा मतलब सब कुछ। अपने लिए तो पैसा भगवान है, बराबर है कि नहीं? अब अपने लिए नहीं, सबके लिए क्या होता है? पैसा क्या होता है? भगवान होता है, ठीक है? लेकिन ये मनी आया कैसे? ये मनी की हिस्ट्री क्या थी, क्या उसका था, ये पूरा इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले जब पैसा नहीं था तब क्या होता था? तो तब होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब चीज के बदले चीज, नॉट दैट वाला चीज, वस्तु के बदले वस्तु। ओके, अब ये वस्तु के बदले वस्तु होता था तो उसमें क्या होता था कि कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अपने टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट मतलब क्या कि सपोज करो ए के पास कपड़ा है, बी के पास चावल है, ठीक है? अब ए के पास कपड़ा है तो वो तो एक्सचेंज में कपड़ा ही करेगा, लेकिन बी के पास चावल है तो वो चावल ही करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ए के पास कपड़ा है लेकिन उसको चावल नहीं चाहिए और बी के पास चावल है लेकिन उसको कपड़ा नहीं चाहिए, बराबर है? तो यहां पे क्या होने लग गया? क्रॉस कनेक्शन होने लग गया। अगर मान लो बी के पास चावल है और ए को चावल चाहिए लेकिन बी को कपड़ा नहीं चाहिए तो वो एक्सचेंज करेगा नहीं, ठीक है? देन आता है लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है? अभी कोई किसी के पास बफेलो रहेगी या गाय रहेगी तो वो क्या बेचेगा? दूध, ठीक है? लेकिन किसी और के पास गेहूं था तो वो जाएगा किलो में और ये जाएगा लीटर में। तो यहां पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं था, इस वजह से क्या हो गया? बार्टर सिस्टम क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब जैसे कि एग्स हो गए, फिश हो गया या वेजिटेबल हो गया, वो उन लोग स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर पर्पस के लिए, तो उनको जो भी करना है वो आज के आज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका बाद में एक्सचेंज होगा नहीं। देन इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स मतलब एक को बकरी चाहिए और एक को भैंस चाहिए, बराबर है? तो इन लोग का एक्सचेंज कैसे होएगा, बराबर है? इमेजिन करो कि अगर बंदे को डेयरी मिल्क खानी है, वो टाइम पे तो नहीं थी बट स्टिल इमेजिन करो, डेयरी मिल्क खानी है तो एक छोटी डेयरी मिल्क आ रही है इतनी सी और एक बकरी जा रही है या एक भैंस जा रही है, तो क्या ये फेयर रहेगा? ऐसा बोल सकते क्या अभी तूने मेरे को इतना डेयरी मिल्क दिया, चल मैं इसमें से थोड़ा सा कट करके तुझे? नॉट पॉसिबल, बराबर है कि नहीं? हम लोग इंडिविजिबिलिटी कर सकते नहीं है, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट में कट नहीं कर सकते और उसको दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आई। एंड देन आता है प्रॉब्लम इन डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। आज हम लोगों ने मान लीजिए कि हम लोगों ने उसके पास से ले लिए, गेहूं ले लिया, ठीक है, उधार पे, लेकिन जब चुकाने की बारी आएगी तब सामने वाले के पास गेहूं भी तो होना चाहिए। वो क्या बोलेगा? मेरे पास तो कपड़ा है, आप कपड़ा ले लो। तो रीपेमेंट के लिए भी प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो इस वजह से बार्टर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मनी। अब ये टाइप्स ऑफ मनी को जरा सा अच्छे से एलॉबरेट किया हुआ है और इसके ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकते हैं, तो बराबर से ध्यान देना और समझना। सबसे पहले पैसा जब आया तब सबसे पहले पैसे के तौर पे यूज किया गया एनिमल को, ठीक है? अब एनिमल मतलब क्या? इमेजिन करो कि उन लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं और एक बकरी दे रहे हैं या मुर्गी दे रहे हैं या मुर्गा दे रहे हैं या गधा दे रहे हैं, लेकिन क्या वहां पे एक्सचेंज फेयर हो रहा है? क्या नहीं। अच्छा, अब उसको अगर 1 किलो चावल चाहिए तो वो क्या कंडीशन रखेगा? तेरे को 1 किलो चावल चाहिए तो एक काम कर, मेरे को एक बकरी दे दे, बराबर है? तो क्या होगा यहां पे? ऐसा बोल सकता है कि अरे यार तू 1 किलो चावल ले रहा है तो आधी बकरी ले। अभी आधी बकरी कैसे लेके जाएगा वो बंदा, या आधी बकरी वो देगा भी कैसे, और वो लेगा भी नहीं आधी बकरी। तो इसलिए इंडिविजिबिलिटी की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी, तो एनिमल मनी को उन लोगों ने बैन किया और उसके बाद उन लोग आए किस पे? कमोडिटी के ऊपर। अब कमोडिटी में क्या यूज करने लगे थे? पहले एनिमल की स्किन, फिर शेल्स, फिर फेदर, ये सब करने लगे थे। लेकिन अगेन ये सब चीजें क्या होने लगी? स्टोरेज करने में इसको प्रॉब्लम। इमेजिन करो ना, इतनी सारी स्किन सब जमा करके रख रहे, क्यों? बोलेगे बाद में फ्यूचर में चाहिए रहेगा, लेकिन फ्यूचर में इसको स्टोरेज करने का बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से कमोडिटी मनी भी चली गई और उसके बाद इजाद हुआ मेटालिक मनी।
मेटालिक मनी में क्या आया? गोल्ड आया, सिल्वर आया, कॉपर आया, एल्यूमिनियम वगैरह सब कुछ आया, बराबर है, मोहरे, अशरफिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होता था कि किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास सिल्वर है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से फिर उन लोगों ने किसके बारे में सोचा, बोला एक काम करते हैं, अपन एक ही सिक्का ही सोचते हैं जो सबके लिए कॉमन रहेगा। बोला हाँ चलो सही है, तो इन लोगों ने मेटालिक कॉइन्स निकाला। अब मेटालिक कॉइन्स जो थे उसके ऊपर क्या होते थे मालूम है क्या? वो राजाओं के सिक्के रहते थे, राजाओं की वो स्टैंप रहता था। तो अभी ये राजाओं के स्टैंप होते थे ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है मालूम है क्या? अगर ये राज्य का लोग है और ये राज्य का दूसरा है राजा, तो इन लोग एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर इस गांव वाला यानी एक गांव वाला दूसरे गांव वाले को बेचेगा तो ये गांव में तो चलता है किसी और राजा का सिक्का, ये गांव में चलता है किसी और राजा का सिक्का, तो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा नहीं। देन फिर उन लोगों ने क्या किया कि चलो अभी कॉमन, सबके लिए कॉमन निकालते हैं, तो इन लोगों ने कॉमन निकाला। अब कॉमन कॉइन निकाला कि सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो अब उसमें भी प्रॉब्लम हो गई। अब उसमें यह प्रॉब्लम आई कि उन लोगों ने दो कॉइन निकाले, एक था स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन्स और दूसरा था टोकन कॉइन्स। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आएगा, और ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन्स मतलब क्या होता है? अभी जैसे कि मैं अगर बोलता हूं कि एक 10 ग्राम का गोल्ड का बिस्किट है, ठीक है, वो उसको उन लोग कॉइन मानते हैं। अब आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली गोल्ड का 60,000 का रेट्स चल रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो गोल्ड बिस्किट है उसका वैल्यू कितना? 60,000। अगर उसको एक्सचेंज करने गए तो भी कितना मिलेगा? 60,000। दैट मीन्स उसकी फेस वैल्यू जो है वो उसकी इंस्ट्रिंक्ट वैल्यू, मतलब उसकी क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम। लेकिन टोकन कॉइन्स में क्या होता था, जैसे कि हमारा 5 रुपए का सिक्का, अब 5 रुपए का सिक्का फेस वैल्यू कितना है? उसके ऊपर लिखा कितने का? 5 रुपया। लेकिन 5 रुपए के सिक्के को बनाने का कॉस्ट कितना? वो तो ऑब्वियसली 5 से नीचे रहेगा, तो वो उसकी इंस्टिंक्ट वैल्यू हुई। तो स्टैंडर्ड फुल बॉडी में क्या होता है? उसकी फेस वैल्यू इंस्टिंक्ट वैल्यू सेम रहती है। टोकन कॉइन में क्या रहता है? फेस वैल्यू ज्यादा रहती है लेकिन इंस्टिंक्ट वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बट उसके बाद इतने सारे सिक्के लेकर अगर मान लो किसी को 1 लाख रुपए चुकाने हैं, तो वो 1 लाख रुपए के सिक्के लेके कैसे जाएगा? तो वहां पे फिर आया क्या? पेपर मनी। अब पेपर मनी किसने पेपर मनी जब आया तब वहां पे पेपर मनी के अंदर वो उसको छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया? आरबीआई को, ठीक है। एक्सेप्ट 1 रुपए की नोट को। ध्यान से समझना, 1 रुपए की नोट कभी देखोगे ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ये नहीं लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 रुपए का नोट और सिक्के जो बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। लेकिन नोट जो है वो इश्यू करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास। किसके पास? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास। फिर क्या होने लग गया कि इन लोगों ने बोला चलो पेपर मनी आ गया, लेकिन ये पेपर मनी से उधार कैसे करेंगे? तो उधार के लिए फिर इन लोगों ने बैंक क्रेडिट अपनाया। बैंक क्रेडिट में मतलब क्या होता है कि आज उनको ये डर था कि भाई संभाल के रखे पेपर मनी ने, तो कहीं चोरी हो गया तो चोरी ना हो, इसलिए फिर वहां पे उन लोगों ने किसको लाया? बैंक को लाया कि यहां पे आपका पैसा सेफ है। तो बैंक मनी लाए। बैंक मनी में क्या होता है कि बैंक अकाउंट अपने को ओपन करना है, हम लोग चेक से किसी को भी क्या कर सकते हैं? विड्रॉ करवा सकते हैं किसी के पास से भी, और किसी के पास से भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो यहां पे क्या होने लग गया? ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आने लग गया, जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। तो ये सारी इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेके आए, और ये इंस्ट्रूमेंट लाने की वजह से जो करेंसी का चलन था वो थोड़ा सा कम हो गया। और वहां पे आज एक चेक सोचो, 1 लाख रुपए का चेक है तो वो एक पेपर है, कैरी करके इजीली जा सकता है। लेकिन यही 1 लाख रुपया रहेगा तो जेब में कैसे लेके जाएगा? बराबर कि नहीं? प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तो 2000 की नोट भी बंद हो गई है। सो यहां से फिर क्या हो गया कि ये जो चेक था कि आज तुम किसी को चेक दे दो तो बोलो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ना वाई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट? ताबड़तोड़ पैसा मिल रहा है क्या उसको? नहीं मिल रहा, इसलिए वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है ना। और अब यहां पे क्या होने लग गया? अभी इतने सारे चेक, तो चेक आने की वजह से फिर चेक कभी बाउंस हो जाता, कभी कुछ हो जाता है। तो वहां पे उसने जन्म दिया किसको? प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आज हम लोग किधर भी जाते हैं स्वाइप करते हैं, स्वाइप करने के बाद अपने को पिन नंबर डालना है और उसके बाद इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अब तो कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिंगल कार्ड लेके जाओ और शॉपिंग करो मजे की, बराबर है। लेकिन ये कार्ड किसी को देना नहीं, स्पेशली तुम लोग अपने पापा रहेंगे तो मम्मी को कभी नहीं देंगे,
बराबर है कि नहीं, क्योंकि मालूम है क्रेडिट कार्ड गया तो फिर इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में भी क्या होने लग गया कि उन लोग को ऐसा लगा कि चलो थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, व्हाई डोंट वी गो फॉर कैशलेस प्लास्टिकलेस। तब वहां पे इजाद हुआ इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी वो शुरू हो गया, पेटीएम करो, फिर जीपे है ना, ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग आ गया, पूरा मोबाइल बैंकिंग आ गया। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा देखा है ना हम लोगों ने कि अभी रिसेंटली एक ब्रिटिश या कोई तो भी फॉरेन कंट्री का था, वो सब्जी भी कैसे खरीद रहा था, जीपे करके, है ना, वो डिजिटल यूपीआई पेमेंट करके खरीद रहा था ना, अभी जस्ट रिसेंटली अभी देखा था इसके ऊपर, इंस्टा के ऊपर। तो ये इस तरह के हम लोगों का मनी का इवॉल्व हुआ, यानी वी स्टार्टेड फ्रॉम एनिमल एंड वी एंडेड एट इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब मेरे हिसाब से आने वाले जब सिलेबस होएगा ना, तो मेरे हिसाब से ना एक और मनी ऐड हो जाएगा विच इज क्रिप्टो करेंसी, बराबर है। तो ये भी हो सकता है। तो फ्यूचर किसने देखा है, कब जब एनिमल था तब किसने सोचा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आ जाएगा, कैशलेस हो जाएंगे हम लोग, बराबर है। तो ये कुछ इस टाइप से टाइप्स ऑफ मनी है, बराबर है। सबसे पहला एनिमल, कमोडिटी, मेटेलिक कॉइन, पेपर मनी, बैंक क्रेडिट, प्लास्टिक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। मेटेलिक कॉइन में स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। फिर पैसे का, अब पैसा जब आ गया तो उसका क्वालिटी क्या है, यह आंसर एकदम इंपॉर्टेंट है, यह आंसर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना। सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, पैसा को कोई मना करेगा क्या, कोई मना नहीं करेगा, सब बोलेंगे हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, कोई मना कर सकता है क्या, कोई मना नहीं करेगा, यानी इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। डिविजिबिलिटी, हम लोग चाहिए तो 500 का छुट्टा भी ले सकते हैं और 500 का बंदा भी ले सकते हैं, मतलब तुम इजीली इनटू डिवाइड कर सकते हो एनी डिनोमिनेशन में। एनिमल में ऐसा था क्या, नहीं था। ड्यूरेबिलिटी, तू इसको पैसे को संभाल के भी रख सकता है, तेरे को फ्यूचर में खर्चा करने का रहेगा, तो तू आज की तारीख में वो छोटा डुक्कर पिगी बैंक उसमें डाल के जमा करते जा, तेरा पैसा तेरे को फ्यूचर में काम आएगा। कंसाइजेबिलिटी, मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना एकदम इजी है, कोई भी अभी किसी को भी ऐसा बताएगा, हरा पत्ती दिखेगा मस्त 500 रुपए का, तो उसको भी पता चल जाएगा 500 का नोट है, बराबर है, तो कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। अच्छा, डुप्लीकेट नोट दे दो वो चिल्ड्रन बैंक वाला, तो देख के समझ जाएगा अरे ये नकली है रे भाई, बराबर, चिल्ड्रन बैंक का है। फिर आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब तुम किधर भी जेब में पैसा डाल के इधर से उधर भी लेके जा सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, एक से दूसरे को दे सकते हो, बराबर है। फिर होमोजेनिटी, सारी की सारी नोट्स क्या रहती है, सेम टू सेम रहती है, कोई फर्क नहीं है, बराबर है। 500 की सब नोट सेम रहेगी, 200 की सब नोट सेम रहेगी, 100 की सब नोट सेम रहेगी एक्सेप्ट ओल्ड वन, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी, इसकी मॉनिटरी वैल्यू भी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। 100 रुपए की अगर नोट है तो वो 100 रुपए की ही रहेगी, वो 100 से 80 की नहीं हो जाएगी, अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद तो ये हो गया अपना क्वालिटीज ऑफ मनी। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में देयर आर 3 फंक्शन, नंबर 1 प्राइमरी फंक्शन, फिर सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। इट इज वेरी इजी आंसर, बराबर है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, इसमें जो पूरा वापस से ज्ञानी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ यहां पे कमोडिटी कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर मनी। पैसा क्या है, पैसे का काम क्या है, हम लोग एक्सचेंज करने का मनी के चक्कर में। फिर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और यूनिट, प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आज हम लोग कुछ भी कुछ भी जाओ तो तुम उसको क्या बोलोगे, भैया कितने में ये जूता दिया, तो हम लोग उसको पूछते क्या है, उसको पूछते उसका प्राइस, और वो प्राइस अपने को किस में बताता है, कैश में, पैसों में, मनी में, बराबर है। तो सबसे पहला क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी में क्या आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड, दूसरा पॉइंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट, वो भी क्या होता है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, बराबर है। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अगर हमको भविष्य में किसी को पैसा देना है तो हम लोग आज के आज क्या करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। और दूसरी बात, हम पैसे किसी के पास से बोरो भी कर सकते हैं और भविष्य में उसको दे भी सकते हैं, जबकि जब बार्टर सिस्टम था तब ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ये सारी चीजें क्या बहुत सहूलियत हो गई पैसे आने की वजह से। तो हम लोग बोरो भी कर सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। स्टोर वैल्यू, मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर थ्रू सेविंग्स। आज सेविंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भविष्य में खर्चा कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आज सेविंग नहीं किया तो भूल जाओ भाई, फिर भविष्य बड़ा अंधकार में है। तो सेविंग, अकॉर्डिंग टू जेएम की, सेविंग इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज सेव करोगे ज्यादा कल मिलेगा, बराबर है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये उसका एक सेकेंडरी फंक्शन हो गया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कंटिंजेंट फंक्शन, ठीक है। नाउ कंटिंजेंट फंक्शन, सबसे पहले ये पूरा ज्ञान है यहाँ पे कंटिंजेंसी के क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, पूरे कंट्री का इनकम, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पूरी कंट्री का इनकम। फिर रिवॉर्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन से थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। इनको लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेनर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये सब इन टर्म्स ऑफ सबको जोड़ दिया तो अपने को मिलेगा नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। बेसिस ऑफ क्रेडिट, हम बैंक के पास से उधार लेंगे, उधार के तौर पे अब बैंक भी क्या करती है, हमारा पैसा जमा रखती है और बाद में वो किसी और को उधार पे देती है। तो ये उसका दूसरा फंक्शन हो गया कि पैसे बैंक क्या करेगी, अब तुमने पैसा सेव किया तो बैंक तुम्हारा पैसा बैंक में नहीं रखेगी, वो किधर और किसी को जरूरत रहेगी उसको दे देगी, उसके ऊपर ब्याज लेगी, बराबर है। तो ये इन्होंने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट चालू कर दिया, क्रेडिट क्रिएशन चालू कर दिया। फिर इंपार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, इंपार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज को इमीडिएटली कन्वर्ट करो कैश में। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली कन्वर्ट करो किसमें, कैश में। जैसे कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है, तो गोल्ड। गोल्ड तुम किधर भी जाओ बेच के आ सकते हो, मैक्सिमम लिक्विडिटी है। उसके बाद शेयर्स, शेयर्स तुम सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक तुम कभी भी बेच सकते हो अगर तुम्हारा भाव है तो, ठीक है, लेकिन बट यू कैन सेल इट इमीडिएटली। तो लिक्विड तुम कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। तुम्हारा घर है, जमीन है, उसको बेच दी तो तुमको क्या मिल जाएगा, मनी। तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट क्या है, कैश। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, ये तुमको एक्चुअली में आने वाले 12th स्टैंडर्ड में आएगा, जीएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, पूरे कंट्री का सेविंग कितना रहेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। पूरी कंट्री ने इन्वेस्ट कितना किया है, उसका एस्टिमेटेड इन फ्यूचर बजट क्या है, ये सारी चीजें किसमें कंसीडर होगी, किसमें रिकॉग्नाइज होगी, मनी में। ओके, तो अपना सपना मनी मनी। आई होप आप लोगों को पसंद आया रहेगा ये वीडियो। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर आने वाला है और थर्ड चैप्टर मैथ्स का है। तो मैं मैथ्स में मैं एकदम वीक हूँ, मैं पूरा बुरा हूँ मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैं अकाउंट्स, हाँ अकाउंट्स आई कैन डू वेरी वेल एंड बट मैथ्स थोड़ा सा अपना हाथ तंग है। तो मैं वो थर्ड चैप्टर का वीडियो तो मैं देखता हूँ, अगर मैं किसी और को लेके आ सका और मैं वो सिखा सका तो मैं वो भी ज़रूर करूँगा। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, और कुछ भी डाउट रहेगा या कुछ भी और एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।